बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। मैं अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान दौरे श्रीलंका करना है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बाकायदा तौर पर कल से ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ नेशनल स्टेडियम कराची में हो जाएगा। गो के अगर गर्मी की सूरत हाल देखें तो महकमे मौसमियात का कहना है कि 44 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ऐसे में कराची के अंदर कैंप लगाना कितना खुशगवार था ये तो पीसीबी ही जानता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्योंकि पाकिस्तान ने दौरे श्रीलंका का दौरा करना है और वहाँ पर जो 16 रुकनी स्क्वाड है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होगी। उसके साथ साथ शाहीन स्क्वाड भी यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करती हुई दिखाई देगी पाकिस्तान टीम के साथ। तो यकीन एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि यहाँ पर दोनों ही ग्रूम होते हुए लड़के नजर आएंगे और फिर बाकायदा तौर पर इन दोनों के दरमियान जो है मैचेस का भी इनेकाद किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात कर ले तो एशेज सीरीज़ के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त कल का मैच रहा जहां ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन से कामयाबी हासिल की और दूसरा टेस्ट ऐसा हुआ जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल कर 2-0 की बरतरी हासिल कर ली। बेन स्टोक्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा ज़रूर किया, हिम्मत ज़रूर पैदा की कि इंग्लैंड वो मैच बचा ले, लेकिन 43 रन से नाकामी जो है इंग्लैंड के हिस्से में आती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ और अगर हम बात करें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा शोशा अगर देखा जाए तो चेयरमैनशिप के हवाले से बात चलती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। उसके साथ पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप के जो हम माहिरीन और तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का अनाउंस हो जाना चाहिए जो अब तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस सारे सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे और इस बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है गौहर रज़ा साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और विनस टीम का हिस्सा भी हैं। यकीन इनसे भी आज बात करेंगे क्योंकि चेयरमैनशिप पे बड़ी नज़र रखे हुए जावेद इकबाल भट्टी ने, तो इनसे चेयरमैनशिप के हवाले से खासकर बात करेंगे और क्या मामला अब तक तय पाए हैं इस चेयरमैनशिप के हवाले से उनसे भी मज़ीद बात करें। पहले गौहर रज़ा की तरफ आते हैं। गौहर साहब, कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ होता हुआ दिखाई देगा कराची के नेशनल स्टेडियम कराची में और जहां पर एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है तो दूसरे पाकिस्तान शाहीन भी स्क्वाड के लिए तलब कर ली गई कि वो भी जो है पाकिस्तान टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले। कितना अच्छा है कि अब दोनों ही एक तरफ अगर देखें तो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान शाहीन की टीम प्रैक्टिस करेगी, दूसरे पाकिस्तान की मेन टीम प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दी और दोनों के दरमियान आखिरी लम्हात जब होंगे, आखिरी दिन होंगे क्योंकि 4 से लेकर 7 तारीख तक जो है पाकिस्तानी टीम ने यहाँ पर प्रैक्टिस करना था। उन दौरान जो है हम देखेंगे कि इनके दरमियान जो है नुमाइशी मैचेस भी इनेकाद किए जाएंगे। तो एक अच्छा साइन आप समझ रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर और महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की है 44 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी की शिद्दत में कितना बेहतर समझते हैं क्योंकि कंडीशन अगर देखें तो 44 से 50 अगर हो जाता है तो श्रीलंका की कंडीशन अगर हम देखेंगे क्योंकि श्रीलंका में हमें जाकर मैचेस खेलने तो वहाँ भी तकरीबन 40-45 सेंटीग्रेड जो है गर्मी की शिद्दत रहती है। ख़ास तौर पे अभी आपने वेदर की बात की और पूरे पाकिस्तान में मोस्टली वेदर जो ना कराची का बाकी सिटीज़ से ख़ास तौर पे लाहौर, मुल्तान या इस्लामाबाद इन एरिया में जाएं तो वो वेदर की कंडीशन हमसे ज़्यादा हीट लेवल होता है। कराची एक ऐसा नॉर्मल इसमें एक वेदर की कंडीशन रहती है तो पाकिस्तान की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें ख़ासतौर क्रिकेट है या दूसरी गेम भी वो ज़्यादातर इस सीज़न में समर में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने जो कैंप्स हैं वो कराची में मुंतकिल करें क्योंकि शाम के जो सेशन है वो बड़ा इजी रहता है। लेकिन गौर साहब सेशन की बात करें सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सेशन रखा गया है और पेशन गोई भी है महकमे मौसमियात की कि 7-8 तारीख को जो कराची में गरज चमक के साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। ऐसे में अगर कैंप लाहौर ही में रहता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? एक्चुअल लाहौर में ख़ास तौर पे इससे ज़्यादा जो है ना वहाँ गर्मी का सिचुएशन रहती है और हब्स की कंडीशन जो है ना वो ज़्यादा होती है। इस वजह से कराची ऐसा वेदर है जो सुबह के सेशन में ज़रा थोड़ा सा बेहतर रहता है 11-11:30, उसके बाद हीट लेवल बढ़ने लगता है। महकमा मौसमियात तो एक बता रहा है उसी लिहाज से कराची के वेदर अप एंड डाउन होता रहता है पर अगर कंडीशन भी जाती है तो वो कोचेज़ और ट्रेनर उनके साथ साथ अवेलेबल हैं, वो इस सिचुएशन को देखते हुए उन्हें ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएंगे। ख़ास तौर पे हमने एक बात की कि ये जो श्रीलंका ग्रुप के लिए क्रिकेट कैंप्स दोनों शाहीन भी है, पाकिस्तान टीम भी है, ख़ास तौर पे काफ़ी प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो अब ये जो कैंप लगेगा इसके साथ साथ जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं वो एफिलेटेड हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हो, शाहीन ए हो या पाकिस्तान टीम है,
तो उनकी जब ये प्रैक्टिस आपस में प्रैक्टिस मैचेस होंगे तो उसमें जो परफॉर्म करेगा तो उसी तरह हमारी सिलेक्शन कमेटी को एक चांस ऐसा मिलेगा कि वो बेस्ट से बेस्ट टीम वर्ल्ड कप के और उसके लिए बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट टीम तरतीब दे दे। और साथ अगर देखें तो पाकिस्तान शाहीन की स्क्वाड की क़यादत मोहम्मद हारिस विकेट कीपर करते दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर बाबर आजम हज की फ़राइज़ी अदायगी के बाद भी वतन वापस पहुँच गए हैं। मोहम्मद रिजवान भी वापस पहुँच गए हैं, 1 से 2 रोज़ के अंदर वो भी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो जहाँ पर एक सीनियर जो कप्तानी नज़र आएगी वहाँ पर कितनी हेल्प आउट होगी मोहम्मद हारिस को? सबसे पहले तो खैर मैं मोहम्मद वो रिजवान और बाबर अभी हज करके उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे। और ख़ास तौर पे क्योंकि उनसे जितने सीनियर क्रिकेटर हैं उनसे मोहम्मद हारिस अभी उभरते हुए क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं और बैटिंग भी, ओपन वन डाउन उन्हें खिलाया जाए किसी भी जगह तो वो परफॉर्म करते हुए नज़र आए। तो इसी तरह वो देखेंगे तो ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक बेहतर उन्होंने डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से जो यंग हमारे क्रिकेटर हैं वो शाहीन के साथ अटैच होके जो बाकी उसमें जो सीनियर क्रिकेटर हैं उन्हें देख के अपनी परफॉर्मेंस को इंसान करके पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान के लिए बेहतर आने वाले अच्छे कारनामे देते हुए नजर आए। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, चेयरमैनशिप के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। काफ़ी नज़र रखा हुआ है आपने चेयरमैनशिप के हवाले से, डेट हाई कोर्ट ने 17 तारीख की दे दी है। उम्मीद है आपको कि इस डेट पर भी कुछ फैसले आते हुए नजर आएंगे? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, डेट तो दी हुई है कोर्ट ले कि इस पर कोई फैसला नहीं आएगा, अभी ये मामला लटका हुआ है। असल जब पहले दिन से जब ये सूबाई ये 2 पार्टियां आमने सामने आई उस दिन से ये मसला जो उलझता गया। सबसे पहले मकसद पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि हमें मिल जाए, तो उनका राइट बनता, ज़ाहिर वजारत उनकी थी। लेकिन नजम सेठी साहब को जब उनकी पार्टी ने बुला के कह दिया कि आप सरेंडर कर जाएं, आप छोड़ दें, उन्होंने चेयरमैनशिप तो छोड़ दी, लेकिन उसके बाद वादा खिलाफ़ी की वो मुकर गए। उन्होंने अपने फ्रंटमैन शकील शेख के ज़रिए जो है ये पटिशनें लगवा दी। जब पटिशन जब चली जाती है तो आपको पता है ये काम बहुत लंबा हो जाता है। आपने लाहौर में लगवा दी, बलूचिस्तान में लगवा दी, ये सारी चीज़ें आगे चलती चली जा रही हैं जो हमारी क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदायक है। और आगे मैन इवेंट आ रहे हैं, आपका एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, फिर आगे चले जाए चैंपियन ट्रॉफी, और फिर हाल ही में हमारी टीम ने 9 तारीख को श्रीलंका जाना है। ये सारी चीज़ें देखें बग़ैर सरबराह के अब चल रही हैं। और नजम सेठी को चाहिए था, जिस तरीके से उनसे बात हुई थी तो वो बिल्कुल बैकफुट पर चले जाते। आपने बयान देने से कुछ नहीं होता। आज की दुनिया में लोग बहुत समझदार हैं, सब समझते हैं। आपने कहा मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं जो है विड्रॉ करता हूँ, मैं इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहा, तो आपको उस पर कायम रहना चाहिए था, ना कि आपने ये पटिशनबाजी जो है ना, ये काम को जो ना और गंभीर मसला बन गया है। और गंभीर मसले देखिए अब इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। हुकूमती ज़राए की तरफ से भी जो है ना इस पर जो है ना नापसंदीदगी का इज़हार किया जा रहा है। और नजम सेठी साहब के दौर में ये ऑडिट रिपोर्टें जो है 4 लेटर उनको लिख चुके हैं, अब उनका ऑडिट भी शुरू हो गया। देखें ये सब उसी चेयरमैनशिप के तनाजुर में आप देखें। अब PSL 8 के अखराजात क्या थे, जो इंतज़ामिया थी, जो स्टाफ था, उनका क्या खर्चा आया, भाई 4 दफ़ा आपसे पूछ चुके। नहीं तो नजम सेठी साहब तो चल रहे थे, जब तक ये चेयरमैनशिप का कोई मसला नहीं था नजम सेठी साहब बिल्कुल यस मैन थे, सारे काम बिल्कुल सही कर रहे थे, तो कोई ऑडिट का जिक्र नहीं हुआ। पहले 3 एप्लीकेशनें आई हैं, ऑडिट उनको ऑडिट मांगा था लेकिन उन्होंने कोई नहीं किया। लेकिन अब गवर्नमेंट भी नाराज़ होगी, चेयरमैनशिप का जो मसला हो गया है ना ये बहुत ज़्यादा। यानी आप समझते हैं कि जो है नजम सेठी साहब दोहरी पॉलिसी खेलते हुए नजर आए इस दौरान? बिल्कुल भाई, साफ जाहिर है ना दोहरी पॉलिसी की। उन्होंने गवर्नमेंट को भी डबल क्रॉस कर दिया। जब आपने कह दिया कि मैं पीछे हट गया, उनको कहा था आप हट जाएं, उन्होंने कह दिया ठीक है मैं हट गया, इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं। फिर क्या जरूरत थी, आप अपने बंदों के जरिए पटिशनें लगवा रहे हैं। और ये जो है ना ये लेट पे लेट, डिले पे डिले, ये काम बिल्कुल बढ़ता ही जाएगा। अभी तक जो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अब जो है एडहाक भी नहीं आ सकता क्योंकि केस चल रहा है, केस लगा हुआ है अदालत में, आप एडहाक भी नहीं ला सकते, उसके लिए भी कोई केस लगा देगा। तो ये सारी चीज़ें ना समझने आने वाली है जो हमारे क्रिकेट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। क्रिकेट के लिए हमारे लिए नुकसानदेह है। जिस तरह ये मामला चल रहे पाकिस्तान के चेयरमैनशिप के हवाले से, कितना फ़र्क आप देखते हैं? क्योंकि हमने एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, इस दौरान टीम का अनाउंस भी होना है। क्या समझ रहे हैं कि इसमें कुछ आपको बेहतरी नज़र आएगी या सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आएगी? मोइन भाई देखिए सिंपल सी बात है, आप भी बैठे हुए आपको ही पता है भाई इसमें तो बिल्कुल सूरत-ए-हाल बेहतर कैसे होगी। आप ये बताएं, चेयरमैन नहीं है तो कैसे सूरत-ए-हाल बेहतर होगी।
सिलेक्शन कमेटी नहीं है, कैसे सूरत हाल बेहतर होगी। और आपने जो मकसद वो बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया था वो भी उठा के बिल्कुल अदालत ने उड़ा दिया। अब कौन है समझ में नहीं आ रहा। आपको भाई वर्ल्ड कप खेलने जाना है, एशिया कप को तो छोड़ दें, आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना, आज तक आपको पता नहीं क़यादत कौन करेगा, कौन सी टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही। भाई दुनिया ने जो है ना अपनी टीमें बना ली हैं और प्लेयर्स जो है आपस में जेल होकर खेल रहे हैं। जहाँ भी उनके टूर होते हैं वो उन्हीं प्लेयर्स को खिला रहे हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन हम एक यहाँ बैठे हुए, हम सिर्फ इंडिया से जो है नजम सेठी साहब सिर्फ वो हाइब्रिड मॉडल पे बातें करते रहे। और तो नजम सेठी ने कोई ऐसा खास काम नहीं किया जो आपका चेयरमैनशिप से हटाने के बाद जो है उन्होंने लगता और भी जो अपने जराए इस्तेमाल करना और ये मसला गंभीर कर दिया है। ये इंडिया के साथ जो हमारे यहाँ पे वेन्यूज का मसला है ये भी वैसे ही चल रहा है। वेन्यूज़ का मसला है, क्या कहेंगे गौर साहब है वेन्यूज़ के हवाले से अगर बात करें तो पहले हम ज़रा सा टेम्परेचर पे बात कर लें, क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा था कि श्रीलंका की भी सूरत हाल ऐसे ही गर्मी की शिद्दत वहाँ पर भी रहती है। एक अच्छी वजह पाकिस्तान के लिए कि अच्छी चीज़ हो जाएगी जहाँ पर हम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर हम यहाँ प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे वही टेम्परेचर हमें श्रीलंका में भी होता हुआ दिखाई देगा। फिर हम देखते हैं कि श्रीलंका में हमें स्पिनर्स का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। गो के हमने पिछले साल भी जो सीरीज़ खेली उनसे एक से बराबर हो गई हमारी सीरीज़, लेकिन वहाँ पर हमने एक बड़े मार्जिन से शिकस्त भी खाई 243 रन से। हमने एक तरफ एक मैचेस भी ज़रूर जीते 4 विकेटों से, लेकिन दूसरी तरफ 243 रन से मैच भी हार गए। स्पिनर्स का किरदार बड़ा अहम इंपॉर्टेंट रहा और ख़ासकर श्रीलंका ने स्पिनर्स ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान की जानिब से जो टीम अनाउंस हुई है गौर साहब है उसके अंदर हम देखते हैं कि 3 स्पिनर्स तो मौजूद हैं, लेकिन नोमान अली एक ओवर एज आपको लगता है, फिर मोहम्मद नवाज़ ओवर एज आपको लगती हुई नज़र आ रही है। अगर मुस्तकबिल हमें देखना है तो उसामा मीर की परफॉर्मेंस है बड़ी ज़बरदस्त रही, आप मौका दे सकते थे उसामा मीर को। दूसरी तरफ कासिम अकरम बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं अंडर 19 में पाकिस्तान शाहीन की तरफ से, तो और उसके साथ साथ वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे होते हैं। तो समझते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा नोमान को एज नहीं देकर नौजवान प्लेयर उसामा मीर को या फिर कासिम अकरम को ट्राई कर लेते आप। ख़ास तौर पे वेदर पे बात किया हमने, ख़ास साउथ एशिया में जितने भी जो कंट्रीज़ हैं समर के अंदर उनमें वेदर इसी सिचुएशन में रहता है, 38 से लेके 48 तक 50 तक चला जाता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सूटेबल, क्योंकि पाकिस्तान में वेदर मोस्टली जो सिटीज़ हैं वहाँ जहाँ मैचेस ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है, लाहौर, कराची, मुल्तान या पिंडी, इन एरियाज़ में वेदर इसी तरह। अब कैंप्स यहाँ लगा है तो वो एडवांटेज पाकिस्तान को डेफिनेट वेदर का जो है ना वहाँ कंपेयर करते हुए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ओवरऑल जो स्पिनर आपने बात की, स्पिनर को ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान में ज़्यादातर जो भी क्रिकेट खेली जा रही है उसमें 2 से 3 स्पिनर खेल रहे होते हैं मोस्टली, और उनसे परफॉर्मेंस लिया क्योंकि लंबे ओवर करते हैं 35-40 और स्पेल बॉलिंग का स्पेल करके वो 3-4-5 आउट करके पाकिस्तान उन्हीं से परफॉर्मेंस लेना चाहता है। क्योंकि जब समर के अंदर ड्राई विकेटें होती हैं उसके अंदर फास्ट बॉलर को इतना सूट नहीं करता बॉल करने के, तो वो लंबा ओवर नहीं करते, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो मैक्सिमम 4 से 5 ओवर कंटिन्यू करता है और उसके बाद उसे रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है। ट्रम्प कार्ड हमारे पास अगर देखें तो इब्रार की सूरत में मौजूद है, हम उसे यूज़ ज़रूर करेंगे क्योंकि उसने लास्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया इंग्लैंड के ख़िलाफ़। आप समझिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। और फिर मुस्तकबिल देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप में अगर एशियन विकेटों पर उसने परफॉर्म कर दिया तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में उसके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए अब्रार एक क्वालिटी है जो पाकिस्तान के लिए मिस्ट्री क्वालिटी बहुत कम, ऐसे बहुत कम अभी इसमें आए हैं और इन्होंने परफॉर्म किया अपने जितने भी अभी इन्हें चांस मिला है, और आने वाले वक्तों में और परफॉर्म करेंगे। अब मैच्योर होते जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते आदमी मैच्योर, डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलें काफ़ी, उसका एक अलग सिचुएशन होती है। जब इंटरनेशनल जाते हैं उसका प्रेशर डिफरेंट होता है, तो उसमें अगर परफॉर्म करेगा तो वो थोड़ा सा समझदार और चालाक क्रिकेटर नज़र आता है जो क्रिकेट को समझ के बॉल करता है और आउट करने की और आउट की तरफ जाता है कि प्लेयर को। तो इस बॉलर का अब्रार का यूटिलाइजेशन, उसके साथ साथ नोमान है वो ज़रा अगर उन्हें यूटिलाइज़ किया जाता है, वो हमारे मोस्ट सीनियर क्रिकेटर में शामिल है, डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा खेली भी है, पर यह है कि वो भी बहुत समझदार। लेकिन गौर साहब थोड़ा सा एज ज़्यादा नहीं है नोमान का और नवाज़ को, बेशक आप उन्हें रखते हैं, लेकिन नौजवान उसामा मीर जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप देख रहे हैं, काउंटी में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो यहाँ पर तो कम से कम हक बनता है उसामा का।
जी डेफिनेट, वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो सिलेक्शन कमेटी है उसे ये चीज़ों को देखना है। जब ऐसे श्रीलंका, बांग्लादेश या इधर जो मैचेस हों, वहाँ हमारे जो यंग क्रिकेटर हैं अब उभर के आ रहे हैं, उन्हें चांस देना चाहिए ख़ास तौर पे इसमें सीनियर पर। ये पाकिस्तान की एक थिंकिंग डेवलप हो चुकी है कि हम श्रीलंका इन से कंट्रीज से मैच निकाल के जीत के अपने सीनियर जो तजर्बाकार क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, उनसे परफॉर्मेंस लेके अपना जो है ना लेवल को एक ऊपर मेंटेन करें। जावेद साहब कुछ कह रहे थे आप स्पिनर्स के हवाले से, क्या कह रहे हैं? स्पिनर्स के हवाले से देखिए, ये टाइम था ग्रूम करने का। आगे जो आपके इवेंट आ रहे हैं, जैसे कासम अकरम हो गया, उसामा मीर हो गया, आपको इनको खिलाना चाहिए था, ये ग्रूम हो जाते उसमें। सर ग्रूम तो हमने उस्मान कादिर को भी किया था। नहीं सर, उस्मान कादिर का तो किस्सा पारीना हो गया। अब मुझे नहीं लग रहा कि वो कभी क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। ये देखिए, अब जो ये नए लड़के थे, इन दोनों को ग्रूम करना था। और फिर एशियाई विकेटों पे अगर ये परफॉर्म कर देते तो इनके लिए आसानी होती, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आसानी होती। आगे जाके आपने इंडिया में जो है वर्ल्ड कप खेलना है, उसके लिए आपको बिल्कुल आसानी हो जाती। क्योंकि अब नुमान की जो साफ बात, अब देखिए ओवर एज हो गया, और फिर जिस कंडीशन है, गर्मी वाली कंडीशन है वहाँ पर, तो ये अपना नवाज हो गया। इन दोनों से वो चीजें जो आप तवक्का रख रहे हैं, देखिए आप फिटनेस का बड़ा अमल दखल हो, फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। और फिर सबसे बड़ी चीज जो है ना, आप हार से जब तक डरते रहोगे तो आप जो है जीत की तरफ नहीं जा सकते। ये मैच जो आपको खौफ है ना हार का, यही आपको जो है नए लड़के नहीं खिलाने दे रहा है। इसीलिए आपने नुमान को भी खिलाया, नवाज को भी खिला रहे हैं, नए लड़कों को आप चांस नहीं दे रहे। जब तक हार का खौफ नहीं निकालेंगे, आप जीत की तरफ गामजन नहीं हो सकते। बिल्कुल, जब तक हार का खौफ दिल से नहीं निकलेगा, यकीनन जीत की तरफ गामजन होते हुए दिखाई नहीं देंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वक्फे से पहले जिस तरह जावेद साहब कह रहे थे कि जब तक दिल से हार का खौफ नहीं निकलेगा, जीत की जानिब हम गामजन होते हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जीत के हवाले से अगर बात कर लें तो कल एशेज सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की। 43 रन से 371 रन का टारगेट है इंग्लैंड ने दिया था मैच जीतने के लिए। बाकायदा तौर पर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है इस टारगेट पे तो सेव करने में कामयाब हुई और 43 रन से ऑस्ट्रेलिया ने कल मैच में कामयाबी हासिल की। और कल अगर हम बैटिंग की बात करें, इंग्लैंड की जानिब से बेन स्टोक्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। 155 रन की इनिंग उन्होंने खेली, लेकिन टीम को अगर देखें तो जीत से हमकनार करने में नाकाम नज़र आए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी देखें तो दूसरे टेस्ट में भी उम्दा रही। गो के जिस तरह हार और जीत की बात कर रहे थे जावेद साहब के, हम देखते हैं कि बड़े ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यहाँ पर हम देखते हैं कि टारगेट और मैचेस के फैसला कुन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है टारगेट भी। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तानी टीम शायद जिस तरह जावेद साहब कह रहे थे कि हार का खौफ दिल से हम नहीं निकाल पा रहे हैं, बड़ा टारगेट भी हम सेट करके देने में नाकाम नज़र आते हैं। और अगर कम टारगेट पे भी किसी टीम को चेस करवाना पड़े तो उस पर भी हम खौफ में मुब्तला होते हुए दिखाई देते हैं। जावेद साहब कल के टेस्ट मैच के हवाले से क्या कहेंगे, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की 43 रन से? आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच था, दुनिया ने देखा, हमने देखा, आपने देखा। क्या शानदार फैसले ले रहे हैं हम, कप्तान जो हैं बिल्कुल दिलेराना फैसले ले रहे हैं। अब 371 रन का जो टारगेट था वो तो चेस होते होते रह गया। बैन स्टोक जो है, अगर उसका बैन डेकेट अगर 83 पे आउट ना होता, एक ब्रिस्टो ने जो कल बेवकूफ़ाना हरकत की ना क्रीज पे, अगर वो ना करता तो ये मैच जीत जाते। ये सारी चीज़ें जो है ना इंग्लैंड की शिकस्त का बायस बनी। और आपको पता बेन स्टोक्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, 155 रन उन्होंने तनहा बना दिए। क्योंकि उसके क्रेडिट पे पहले भी ऐसे मैचेस हैं जो अकेले ने इंग्लैंड को मैचेस जितवाए। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार था कि क्रिकेट फास्ट होगी और स्टेडियम भरा हुआ था, तमाशा ही चाहते हैं रिजल्ट। आप रिजल्ट दें, आप डिफेंसिव क्रिकेट जब तक खेलेंगे तो आपके स्टेडियम नहीं भर सकते। अब पाकिस्तान ही अगर वहाँ खेल रहा होता, पाकिस्तान दिन में अगर 200-250 रन भी कर लेते हैं ना तो ये समझते बहुत रन कर लिए। वो तो 393 रन करके इनिंग्स भी डिक्लेयर कर रहे हैं।
ये बड़े बड़े फैसले लेने होंगे। वो खौफ से नहीं क्रिकेट खेलते, वो एंजॉय करते हैं क्रिकेट। और अगर जो लोग देखने आ रहे हैं टेस्ट मैच को, अगर मैं समझ रहा हूँ अगर जिंदा रखा हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की टीमें इन्होंने जिंदा रखा हुआ। अब थोड़ी बहुत चीजें जो ना हमें ये सारी पिक करनी पड़ेंगी। जब तक बिल्कुल, हम इस पिक पे नहीं गौर साहब करेंगे से भी बात तो करें। कुछ गौर नहीं साहब होगा। कितने मुत्तफिक नजर आते हैं इनके फैसले के, हार का खौफ हमें पाकिस्तानी टीम को निकालना पड़ेगा। ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में जो आजकल रिसर्च ख़ास तौर पे हो रही है, वो ज़्यादातर माइंड विनिंग टारगेट उन्हें दिए जाते हैं। वो इस काम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ रिसर्च करती हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर, तो वो कंटिन्यू ऑस्ट्रेलिया में विनिंग टास्क दिया जाता है और उसके मुताबिक उनके जो कैप्टन्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन्हें दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है। तो हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर यही वजह है कि क्योंकि हमारे जो साइकाट्रिस्ट हैं, साथ अटैच हैं लोग जो पाकिस्तान में या एशिया के अंदर, ये है कि वो ऑलरेडी क्योंकि एक अंडर प्रेशर कंट्रीज़ रही हैं, तो वो अभी तक उससे हम निकल नहीं सके। और जो स्पोर्ट्स की तरफ भी आते हैं तो हम परफॉर्मेंस की तरफ नहीं जाते। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अरसे से, पिछले कोई 8-10 साल से इस पे ही काम कर रहा है, बाकी स्पोर्ट्स में भी और क्रिकेट में ख़ास तौर पे, कि वो विनिंग साइकोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। एक नेगेटिव होती है कि अब लूज़ का खौफ, अभी जो बात कर रहे थे जावेद साहब के, भाई उसका खौफ जो है ना प्लेयर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर यही है, जो क्रिकेटर ख़ास तौर पे कि सीनियर क्रिकेटर को खिलाएंगे ना पे परफॉर्मेंस करके उससे विन शो करके अपने आप को बूस्ट दिखाएं। तो ऑस्ट्रेलिया इस पर रिसर्च करके अपने कैप्टन्स, जो टीम मैनेजमेंट है, वो उन्हें मोटिवेट करती है और डिसीजन लिया जाता है। सेम चीजें कर रहा है सर, इंग्लैंड भी सेम चीजें कर रहा है। पर ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 10 साल से इस पे ही रिसर्च हो रही है। उससे पहले क्योंकि ब्रिटिश रिसर्च है, वो प्रीवियस रिसर्च है, उसे बेस करके आगे नई नई रिसर्च पे आ रहे हैं, पर वो उस पर रिजल्ट नहीं ले पा रहे। ऑस्ट्रेलिया इस पे क्योंकि न्यू रिसर्च और जो साइंटिस्ट है वो इस साइकाट्रिस्ट डेवलप करके, और उन्होंने अपने बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर इसमें आए हैं कि क्रिकेट और हॉकी है और चीज़ों के अंदर उनकी परफॉर्मेंस एनहांस होती जा रही है। तो ये ख़ास तौर पे चीज़ें हैं। जावेद साहब, बड़ी मुनफरद शर्त पीसीबी ने एक खिलाड़ियों के हवाले से लगा दी है। अगर देखें तो अमेरिका में क्रिकेट बड़ी परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर एनओसी की शर्त इस बात पे लगा दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को, जिससे खिलाड़ी भी बड़े नाखुश दिखाई दे रहे हैं। $25,000 अगर कोई भी खिलाड़ी अमेरिका या कनाडा में कोई लीग खेलेगा तो उसे पे करना है। क्या समझते हैं कि यहाँ पर आप जिस तरह खिलाड़ी नाखुश हैं और एज ए तजिया निगार, आप समझते हैं खिलाड़ियों के लिए अच्छा फैसला पीसीबी किया है या गलत? मोइन भाई देखें, ये ना समझ आने वाली बात है, ऐसा नहीं होता। आपने ये फैसले कर कौन रहा है इन दिनों में? अगर ये फैसले हुए तो ये कर कौन रहा है, सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए। और एनएससी के जो आप 6-7 करोड़ रुपए पाकिस्तानी कहाँ से लाएंगे? तो इसका मकसद ये है कि आपने क्रिकेट की एक समझो फॉर्मेट बना दी है कि अब मिडिल क्लास गरीब का बच्चा जो भूल जाए, वो तो बाहर क्रिकेट खेलना भूल जाए, अमेरिका हो कनाडा हो। ये सिर्फ जो हाई फाई बंदे हैं, अपनी जो हाई फाई एलिट क्लास है, सिर्फ उनके लिए आप क्रिकेट रखना चाह रहे हैं, यहाँ के एक आम पाकिस्तानी के लिए? भाई टैलेंट जिनमें है उनके पास ये 7-8 करोड़ रुपए नहीं है तो कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की। गौर साहब से भी इस पे मजीद बात करें। गौर साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स है अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, हम देखा है हमने कि पिछले 2 सालों के अंदर अमेरिका में बड़ी क्रिकेट परवान चढ़ती हुई दिखाई दी है। बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान के, और खासकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं अमेरिकन क्रिकेट लीग के अंदर। एक पीसीबी ने जो चीज़ अभी नई लगा दी एनओसी के हवाले से, जिससे खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा नाखुश है, 2-4 खिलाड़ियों से मेरी बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि ये पीसीबी ने गलत किया है। आप समझ रहे हैं कि जो खिलाड़ियों के साथ ज़ाती जहाँ होती है, अगर कोई लड़का पाकिस्तान नहीं खेल पा रहा है, दूसरी तरफ अगर देखें तो वहाँ पर अगर उसने डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, अमेरिका में अगर क्रिकेट खेलने को मिल रही है, वहाँ पर वो कुछ अपने अखराजात निकाल लेता है। ऐसे में पीसीबी का इस हवाले से और इतने बड़े $25,000 जो है खिलाड़ियों पर एक शर्त लगा देना, क्या समझते हैं कि सही या गलत? देखिए, 2 चीज़ें ख़ास तौर पे, ये तो बहुत ज़्यादा $25,000 अगर वो क्रिकेटर वहाँ जाके लीग खेल रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है, या वो अपनी लीग खेल रहा है, तो को जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करेगा, पाकिस्तान में ही आना है। उसमें पहले से ही आप उस पर $25,000 की एक
शर्त लगा देंगे तो उसके पास पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं हो सकती कि मोस्टली जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर अभी जो मेन स्ट्रीम पे क्रिकेट खेल रहे हैं उनके पास तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इतना पैसा पीसीबी को एज ए अपना टोकन मनी के तौर पे दे सकें। बाकी जो यंग क्रिकेटर इस टाइम आ रहे हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो वो फिर वहाँ नहीं जा सकेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें आप वहाँ से जनरेट करके पाकिस्तान लाते भी हैं, वहाँ से कुछ कमाएंगे बच्चे, वो यहाँ ला के पाकिस्तान के लिए बेनिफिट होगा। तो उसके लिए जो लेवल ऑफ अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर जाता है उसे तो आप $25,000 पे बैंड कर सकते हैं, बाकियों को आपने $3,000 से $5,000 एक नॉमिनल बाउंड लिखवा लें। बाकी अगर वो वहाँ से पे करके वापस आता है वो आपको टोकन मनी के तौर पे दे सकता है कि हमें इतने 1% 2% अगर वहाँ से रेवेन्यू वो जनरेट करता है तो वो पीसीबी को दे दे और उसे सिर्फ बॉन्ड ले लें, पैसे ना लें, तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यंग जो उभरते हुए क्रिकेटर हैं वहाँ चले जाएं। इंटरनेशनल क्रिकेटर का आपको डाउट है कि वहाँ जाएंगे और कुछ सेटल हो जाए तो उनके लिए आप बाउंड रखें जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके लिए अगर आप बाउंड रखते हैं तो फिर तो हम उसे एक बात करते हैं एज ए के सपोर्ट करते हैं पीसीबी को। अदरवाइज जो जूनियर क्रिकेटर हैं जो अंडर 19 है या ये टीम में खेल रहे हैं जिन्होंने अभी इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन कोई पार्टिसिपेट नहीं किया हमारे, हाँ, तो उन्हें जो है आप एक बॉन्ड के थ्रू वो 3,000 बिल्कुल बॉन्ड के थ्रू खिलाड़ियों की बात हो रही है, दी जाए। नौजवान उभरते हुए खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो थोड़ी सी बात कर लें। कल असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में जब साहब नेल्सन मंडेला कैंप का आखिरी रोज़ था जहां पर शॉर्ट लिस्ट की गई 60 खिलाड़ियों के लिए, जो मिंटोर हैं हमारे पाकिस्तान के सरफराज अहमद और फवाद आलम इसके मिंटोर हैं नेल्सन मंडेला के, जो यहां पर टैलेंट हंट प्रोग्राम हो रहा है। क्या समझ रहे हैं कि जो 60 खिलाड़ी हैं, 60 में मैचेस होंगे, 4 टीमें बनाई जाएंगी, 16 की सिलेक्शन होगी और उन्हें जनूबी अफ्रीका जो है बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पर ऐसे मसाइल हो रहे हैं और इन जैसे प्लेयर्स के लिए भी मसाइल आगे जाके ना हो, तो समझ रहे हैं कि ये एक तो एक तरफ देखें तो अच्छा साइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोइन भाई कल आप भी वहीं कवरेज कर रहे थे, हम भी वहीं थे, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था और जिस तरीके से सरफराज अहमद और फवाद आलम ये जो है ना दिल से लगे हुए इस काम के लिए, और ये जो ये नेशनल मंडेला जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है क्रिकेट का, ये उन्होंने ये फर्स्ट टाइम शुरू किया है और पहला ही जो तरजीह दी पाकिस्तान को और पाकिस्तान से सरफराज अहमद पर एतमाद किया, उन्हें एम्बेसडर बनाया हुआ है और फवाद तो अब ऐड हुए, पहले सिर्फ सरफराज का नाम था और इसमें आपको पता कितने प्लेयर्स आए हुए थे, कैसी उधर बिल्कुल। अगर हम देखें तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 2000 से ज़ायद ओपन ट्रायल पे प्लेयर्स आए हुए थे, उसका शॉर्ट लिस्ट हुई है, कल 150 से 200 बच्चे थे, फिर उनमें से कल 60 बच्चों की सिलेक्शन हुई, तो समझ रहे कि एक अच्छा साइन तो जा रहा है एक तरफ, बहुत अच्छा साइन जा रहा है। हम बता रहे हम ऑन ग्राउंड थे ना, हमें नज़र आ रहे थे मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे थे, उसमें ना कोई कौम का था ना कोई फिरके का, सारे एक जेल होके नज़र आ रहे थे बच्चे, बहुत अच्छे लड़के निकले। और ये 60 जो है आपको पता 2000 बच्चों से 60 निकालना बहुत हिम्मत की काम, और फिर आपको पता उन पर नज़र रखनी है जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब 60 तो निकाल दिया, अब 60 में से इनके जो 4 मैचेस होंगे उसमें से जो 16 प्लेयर निकलेंगे और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने साउथ अफ्रीका जाएंगे। और आपको पता एम्बेसडर भी वो साउथ अफ्रीका के मौजूद थे, उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि पाकिस्तानियों ने बहुत ताउन किया और नेशनल मंडेला कप टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है और इसकी शुरुआत जो है पाकिस्तान ने की है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। गौर साहब कल जब सरफराज है वहाँ पर मौजूद थे तो जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका यही कहना था वर्ल्ड कप के हवाले से कि मैं फाइनल 4 में पाकिस्तानी टीम को देख रहा हूँ, गो कि अगर हमारी भी ख्वाहिश है कि सरफराज अहमद टीम का हिस्सा हो, वर्ल्ड कप खेलने जाएँ। आप समझ रहे हैं कि सरफराज के बयान को कहाँ तक आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम इस तरह है कि फाइनल 4 में पाकिस्तानी टीम जगह बना ले? ख़ास तौर पे जो सरफराज ने बयान दिया वो उसका पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे सरफराज एक पॉजिटिव थिंकिंग का क्रिकेटर रहा है और इसी वजह से उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने दौर में दी और चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के लिए हासिल की। और जितने भी परफॉर्मेंस दी जब वो PIA में रहे थे एज ए कैप्टन थे तो बहुत ज़्यादा टीम को बूस्ट करते थे, तो इसी हवाले से उनका जो ये बयान है पॉजिटिव है। और पाकिस्तान टीम में जो टैलेंटेड क्रिकेटर हैं वो ख़ास तौर पे मौजूद है, परफॉर्म कर सकते हैं और हमारे पास अब पावर हिटर भी मल्टीपल क्रिकेटर निकल के आ रहे हैं जिन्हें अभी चांस दिया गया। उनमें से जब बेस्ट टीम को सिलेक्ट करके
और परफॉर्म करेंगे, उनमें मैचेस दिएंगे डिफरेंट टीम्स के साथ खेल के, फिर वो वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। तो चांसेस है, पहले भी पाकिस्तान टीम ऊपर तक जाती रही है, वर्ल्ड कप भी 92 में इन्होंने बहुत आसानी से जब वो था, तो उसके बाद से क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बूस्ट है। पाकिस्तान में हर गली कूचे में खेला जाता है। अब जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया पाकिस्तान के अंदर कि पावर हिटर और जो है ना दायरे के क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, जिसकी वजह से जो लड़के हैं अब परफॉर्म करके वर्ल्ड कप के लिए पहली बेस्ट टीम में हम भी होप रखते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल है, परफॉर्म पाकिस्तान करके टीम पहले बेस्ट परफॉर्म आ- करे। एक जानी पाकिस्तानी टीम के हवाले से सरफराज ने बयान दिया, तो दूसरी तरफ एक बड़ा अगर हम देखें तो काली आंधी जिसे कहा जाता है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ICC वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगी, बाकायदा तौर पर उन्हें शिकस्त हो गई क्वालिफाइंग राउंड में। और क्या समझे थे कि 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? मोइन भाई, ये तो मकसद तो जिस दिन वेस्ट इंडीज़ जो है ना क्वालिफाई नहीं कर सकी, हार गई है, उस दिन से आपके क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं ना, वो किसी भी कंट्री के हो, वो सोच भी नहीं सकते थे कि 2 दफ़ा की आलमी चैंपियन जो इतने बड़े इवेंट से 2023 के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। देखिए, इसमें सारा कसूर मैं जो है वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड को दूंगा, क्योंकि बोर्ड्स ने हमेशा उनके प्लेयर सिर्फ पैसे के लिए खेलते रहे। दुनिया में कहीं भी लीग चल रही हो, वो पैसे के लिए कहीं भी आप देखेंगे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर लाजमी खेल रहे होंगे, कभी भी बोर्ड ने उन पर तवज्जो नहीं दी। भाई, आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, अपने मुल्क के लिए तो खेलो। आपको जो ज्वाइंट जजीरों की टीम बनी है उसके लिए तो आपको खेलना चाहिए था ना आपकी बॉलिंग नजर आई, ना बैटिंग नजर आई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये क्वालिफाइड जो है बिल्कुल थके हुए प्लेयर्स थे। काउंटियां वो जो ये सारे फ्रेंचाइज से खेल खेल के सिर्फ थके हुए प्लेयर लग रहे थे। ये सारा कसूर जो है ना वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने देखें, हमारे भी जो है ना, हमारे जो जज्बात थे उनको भी ठेस पहुंची है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वर्ल्ड कप में जहां वेस्ट आपको इंडीज ठेस मजबूत पहुंची टीम वहां ना साबका हो। क्रिकेटर्स को भी गौर साहब है ठेस पहुंची है। मोहम्मद हफीज़ का भी बयान सामने आ गया, शोएब अख्तर का बयान भी सामने आ गया वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। उन्हें खुद रंजीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि एक बड़ा सेटबैक है। हाँ, डेफिनेटली वेस्ट इंडीज़ पिछले 3 दहाइयों से वर्ल्ड कप खेल रही है और चलती आ रही है, 2 दफ़ा की चैम्पियन रही है। और ऐसी टीम का वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना, तो वो पूरे जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसके लिए एक डिसएडवांटेज का वो समय है। उनके यहाँ परफॉर्मेंस टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ भी ये प्रॉब्लम जो डेवलप हुई हुई है, उनकी जो बोर्ड है, उनकी सिलेक्शन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट डेवलप इसी होती जा रही है। पॉलिटिकली इन्वायरमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो मुस्तकबिल अगर पाकिस्तान में ऐसे हालात रहे चेयरमैनशिप के हवाले से, तो क्रिकेट हमारी कहाँ देख रहे हैं आप फिर? ख़ास तौर पे अभी आपने इस पे बात की है। अब देखें ना, जो पार्टी आ रही है, पहले वो उतने मर्जी का चेयरमैन ले आया, अब अगर दूसरी पार्टी चाह रही है कि हमारा चेयरमैन आ जाए, तो इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में भी अभी, क्योंकि मिनिस्ट्री उनके पास है, तो वह डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भी उनकी मंशा का आ गया है। इसी तरह वो क्रिकेट एक मेन जो क्रिकेट पाकिस्तान की अब की वो बन चुका है, उसकी भी चेयरमैनशिप जो है ना वो पार्टी चाह रही है कि हमारा आ जाए। तो ये जो लड़ाई है, इससे जो ना डिसएडवांटेज हमारे क्रिकेटर और जो ऊपर काम करने वाले हैं, वो सिलेक्शन कमेटी है, वो हर वक्त अंडर प्रेशर रहती है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहती है। बिल्कुल अप एंड डाउन रहती है। जावेद साहब, अप एंड डाउन की बात हो रही है, तो हमारी टीम है जो 16 रुकनी स्क्वाड जा रहा है श्रीलंका के लिए, क्या समझ रहे हैं कि श्रीलंका में हम आसानी से जो है उस कंडीशन में एडजस्ट हो जाएंगे और श्रीलंका को टेस्ट मैच में शिकस्त देते हुए नज़र आ रही है? देखिए भाई, श्रीलंका जो है अपने मुल्क में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है और उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें। एक क्वालिफाई राउंड खेल रहे हैं, 3-4 प्लेयर जो हैं उनके टेस्ट टीम के खेल रहे हैं, वो हिले नहीं दे रहे बैट्समैनों को। और अपने मुल्क में तो आपको पता है ना, अब तो क्वालिफाइड राउंड जीतने के बाद भी वो भी टूर्नामेंट में शिरकत करेगी ICC की। हाँ, उन्होंने कर लिया ना। देखिए, उन्होंने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर लिया, वेस्ट इंडीज़ रह गई पीछे। तो आप ये ना समझें कि आपको बिल्कुल वहाँ जाके बिल्कुल प्लेट में रख के मिल जाएगी फतह। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मुस्बत क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आपने ये जो हॉल अपने ऊपर बनाया हुआ है ना दायरे का, इस हॉल से बाहर निकल कर अगर खेलेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप डिफेंसिव क्रिकेट वहाँ खेलने जाएंगे श्रीलंका में, तो डिफेंसिव क्रिकेट आपको मैच नहीं जितवा सकती। आपको वहाँ जाके बिल्कुल फास्ट क्रिकेट खेलनी, जाराना क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि आपके पास जो दुनिया के बेहतरीन बैटिंग साइड है और बेहतरीन बॉलिंग साइड है। ये आज तक
ये किसी टीम के पास नहीं जो हमारे पास है। तो इनको चाहिए उसको वहां जाके शो करें, ना कि वहां जाके डिफेंसिव क्रिकेट खेलें। डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे तो आपको पता है वो स्पिनर उनके जो है वो खड़ा नहीं होने देंगे विकेट पे, आप खड़ा होने नहीं देंगे। रजा साहब, जिस तरह नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही है तो हमने देखा कि जिम्बाब्वे में पाकिस्तान शाइन की तरफ से मोहम्मद हुरैरा और उमर बिन यूसुफ और उसके साथ साथ आमिर जमाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और 3 हुई। अगर देखें तो मोहम्मद हुरैरा, आमिर जमाल स्क्वाड का हिस्सा हैं 16 रुकनी। कितना अच्छा होगा कि क्योंकि हुरैरा ने अच्छी परफॉर्म की हुई है, अगर उन्हें मौका फराम कर दिया जाए। अगर हम देखें तो मिडिल ऑर्डर पे सलमान अली आगा भी मौजूद हैं, सरफराज भी मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो दीगर शहूर शकील भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो जगह बनती नज़र आ रही है आपको हुरैरा की? देखिए, ख़ास तौर पे ये जब हमारे ऐसे टूर इंटर होते हैं तो उसमें नए उभरते हुए क्रिकेटर जो अंडर 19 में या उसमें परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें शुरू के मैचेस में 1-2 मैचेस में चांस दे के उन्हें उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके ताकि वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन हो सके। जितना हम अंडर 19 लेवल का क्रिकेटर लेंगे वो हमारे लिए लंबी क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होगा। हम ये करते हैं जब वो खेल के अंडर 19 25 साल पे चला जाता है तो उसे चांस मिलता है, फिर परफॉर्म नहीं किया तो अप एंड डाउन। तो ऐसे टाइम में अब श्रीलंका में हम उन्हें चांस देना चाहिए। कैप्टन को ये देखना चाहिए कि प्रीवियस वो परफॉर्मेंस अंडर 19 में करके आया तो यहाँ उसे चांस दे के उसकी परफॉर्मेंस को, ताकि नए क्रिकेटर साथ साथ। बिल्कुल, नई क्रिकेटर की बात हो रही तो आमिर जमाल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे जिम्बाब्वे में, टीम का हिस्सा भी हो गए, 16 रुकनी स्क्वाड में भी नाम आ गया। लेकिन हमारे साथ जो ट्रैवल करते हुए जो ऑलराउंडर नज़र आए, क्योंकि आमिर जमाल को एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल किया गया है। फ़हीम अशरफ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके साथ वसीम जूनियर को आप लेके चल रहे थे कंटिन्यू, तो दोनों को एक साइडलाइन कर दिया। आमिर जमाल के एक और इजाफा पाकिस्तानी स्क्वाड में नज़र आया। समझ रहे थे कि आप इन दोनों को पहले प्रॉपर और मज़ीद चांस देना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही यंग है, फ़हीम अशरफ भी और वसीम जूनियर भी। देखिए, हम जब ऑलराउंडर की सब में देखते हैं तो वसीम जूनियर एज ए ऑलराउंडर अब थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं, वरना फ़हीम अशरफ एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे आप उसे काउंट करते हैं। और अंडर 19 में अब ये आए हैं, इन्हें ख़ास तौर पे इन्हें यूटिलाइज़ करके एक आध मैच 2 मैचेस के अंदर इनको भी देखा जाए ताकि ये किस कैलिबर के इंटरनेशनल जब कंपटीशन आता है तो उसके एक अलग फीवर होता है बॉडी इंसान के अंदर। तो अब जो अंडर 19 में लेवल डिफरेंट होता है जब आप इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए श्रीलंका से खेल रहे हैं या इंडिया से खेल रहे हैं या किसी कंट्री, वहाँ का कंपटीशन जो आपके अंदर कंपटीशन तो गौर साहब, मोहम्मद हसन कहाँ चले गए, शाहनवाज धानी कहाँ चले गए, ये सब कहाँ गायब हो गए फिर अचानक? एक्चुअली ये तो पाकिस्तान में एक बड़ा फुकदान है कि जो उभरते हुए क्रिकेटर है मोहम्मद हसनैन सबसे तेज़ फास्ट बॉलर रहे अभी इस सीज़न के अंदर, उन पे एक प्रॉब्लम हो गया था आर्म्स का, फिर अब वो सेटल होके आए, पर ये पता नहीं कंसिडरेशन में क्यों नहीं ला रहे इस टाइप के फास्ट बॉलर जो मे भी आने वाले वक्तों में वर्ल्ड का तेज़ तरीन बॉल कर सकता था, वही एक क्रिकेटर था। तो वो इस टाइप के क्रिकेटर को, जैसे दाहानी था एकदम आया उसे लेके आए, पर उन दोनों को बिल्कुल आपने साइड करके, क्योंकि ये ख़ास तौर पे देखें लॉबी सिस्टम चल रहा होता है, लॉबी सिस्टम से जब तक नहीं निकलेंगे, हम फेयर एंड फाइन सिलेक्शन नहीं करेंगे, मेरिट पे नहीं करेंगे, तो इस टाइप की सिचुएशन पाकिस्तान बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, लॉबी सिस्टम। इसी लॉबी सिस्टम का हिस्सा शायद अम्माद वसीम भी बन गए, क्या कहेंगे जावेद साहब? हाँ, मोइन भाई देखें नज़र आ रहा है जिस तरीके से धानी के साथ हुआ है, और अमाद देखें, अमाद आप और हम जब यहाँ बैठते थे जो उसकी परफॉर्मेंस चली आ रही थी PSL से, फिर उसके बाद अफगानिस्तान से, तो बहुत अच्छी, उसमें कोई दो राय नहीं थे कि आप सोच भी नहीं सकते कि अमाद टीम में नहीं होगा। अब जब ऐलान हुआ है तो अमाद का कहीं नाम नहीं नज़र आ रहा है। जैसे गौर भाई ने कहा, हमारे एक लॉबी सिस्टम है, एक आपको पता ग्रुप बंदियां हैं, वो सारी चलती रहती, उसी सिस्टम से जिसने आना है वो आएगा। अब जिसने जाना है, आप भले परफॉर्म कर रहे हो 100 आप हर मैच में 100 कर लें, 5 आउट कर दें, लेकिन जब तक आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये जो है ना आपके लिए जो ना आगे खतरा। अच्छा, तो सिस्टम की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात कर लें गौर साहब से भी। गौर साहब, एक अच्छा अगर देखें तो नजम सिटी ने स्टेप ले लिया था
क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शन हुए और उसके बाद हम देख रहे थे कि बाकायदा तौर पर अंडर 13, अंडर 15 जो माजी में इवेंट हुआ करते थे खिलाड़ियों के लिए, वो दोबारा स्टार्ट होने जा रहे थे। माजी में हमने देखा है कि मेडिकैम बड़ा सपोर्ट करता था और मेडिकैम ने खुद जो है बाकायदा तौर पर इस टूर्नामेंट में पीसीबी की जानिब से अपने जो है इंदिया दिया है कि हमें अब दोबारा ऐसे टूर्नामेंट्स कराने जहाँ से ग्रास रूट लेवल पर प्लेयर्स निकल कर सामने आए। एक अच्छा स्टेप जा रहा था, अगर ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान के बाद 13, 15 से किया जाए तो समझ यहाँ पर दोबारा क्रिकेट वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तो मज़ीद और प्लेयर मिलेंगे। हाँ डेफिनेट, अंडर 16, अंडर 13 और फिर उसके बाद अंडर 19 जो है प्रॉपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही थी प्रीवियस, उसमें गैप आता है। अब जोन लेवल पे अब जोनल क्रिकेट हो रही है, जब वो उसके अंदर अंडर 13, अंडर 16 पे फोकस किया जाए तो वो ख़ास तौर पे वो जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उसके अंदर लिया जाए और चेक एंड बैलेंस के साथ ख़ास तौर पे वो बच्चे फिर निकल के आते हैं। कराची एक बहुत बड़ा सिटी, 3 करोड़ की आबादी है, वहाँ हर बच्चा सोते जागते क्रिकेट खेलना, गली कूचों में इधर उधर उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अंडर से 13 खेल लूँ, 16 खेल लूँ। वहाँ का जो टैलेंट है वो लेके ऊपर आना चाहिए। मोस्टली आजकल जो ख़ास तौर पे मैंने ऑब्जर्वेशन देखी है अपने उसमें, पेरेंट भी हैं, बच्चे एकेडमीज़ में जा रहे हैं, उधर कर रहे हैं, वो एज उसकी 17 हो रही है, वो अंडर 13 करवा के, तो इससे चेक एंड बैलेंस के साथ इसे पीसीबी को स्टेप लेना चाहिए और जो रिकॉर्ड है डेटे के साथ उसे बच्चों को चांस दिया जाए और जेन्युइन क्रिकेटर जो दुनिया जैसे होते हैं वो आना चाहिए। इंग्लैंड, दूसरे ऑस्ट्रेलिया में इस तरह हो रही है। दुनिया में स्पोर्ट्स के साथ भी एक चीज़ है जो ख़ास तौर पे करते हैं, जब प्रोफेशनल क्रिकेट या किसी गेम में भी जाते हैं तो वो 5 साल से 11 साल तक उन्हें इस टाइप की स्किल कराते रहते हैं और 11 साल के बाद उसे एज ए प्रॉपर क्रिकेट या दूसरी गेम्स की तरफ लेके जाते। तो हमें वो वाला काम 11 से 13 साल के दरमियान पाकिस्तान को उन क्रिकेटर पर फोकस करके अंडर 13 को सादा। लेकिन आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही खिलाड़ियों के हवाले से, ओवर एज के हवाले से, लेकिन यहाँ पर कसूरवार आप किसको करार देंगे? अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर मेडिकल जब टेस्ट होता है तो सारी चीज़ें वहाँ से शुरुआत शुरू होती है। उस मेडिकल टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स पे अगर हम बाकायदा तौर पर नज़र रखें, उनकी रिपोर्ट्स पे नज़र रखें तो वहाँ से असल चीज़ हमें असल हकीकत वहाँ से नज़र आएगी। ख़ास तौर पे क्योंकि जब ये टेस्ट होते हैं हर सिटीज़ में करके उसके बाद टीम्स बन रही होती हैं तो वो कुछ लोग रिलैक्सेशन दे जाते हैं। डॉक्टर जो पैनल है उस पर नज़र पीसीबी को हर उसके ऊपर भी एक कमेटी बनानी चाहिए जो उन्हें करते हुए डॉक्टर को कि फेयर एंड फाइन वो निकाल लें। वरना ये होता है कि मुख्तलिफ लोग अपने रिसोर्स के ज़रिए अपनी एज उसे शो करके उन्होंने अगर पेपर पे जब वो रिज़ल्ट आया उसके बाद करते। आजकल तो बोन टेस्ट होता है, उससे आपको पता चल जाता है कि आप किस एज में कंसीडर किए जा रहे हैं। तो वो ख़ास तौर पे मोस्टली पाकिस्तान में है तो ये प्रॉब्लम रहा है कि बच्चे का एडमिशन भी कराने जा रहे हैं कहीं वो करने तो 2 साल कम करके मेडिकल सर्टिफिकेट बना लिए, ये बना लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स हैं ये चीज़ें चेक करती वो तो आपको नहीं छोड़ती, पर वहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो पैनल्स इन्होंने फ़ाइनल किए हुए उनका काम है फेयर एंड फाइन उसे चेक करें और जेन्युइन जो प्लेयर हैं उन्हें चांस दिया। बिल्कुल जेन्युइन प्लेयर्स को चांस दें। जी तो अंडर 19 जो है ना, एक प्लेयर 3-4 दफा खेल चुका है। अंडर 19 केपीके से भी खेल चुके हैं, लाड़खाना से भी, कराची से भी, और अभी फिर अंडर 19 खेल रहे थे। तो उनका जो इशू थोड़ा उठ गया तो उन्हें जो टीम से, बल्कि उन्हें तो कप्तान बना दिया गया था टीम का। ये चीज़ें तो हमारे यहाँ हो रही हैं। अब आप किसको कसूरवार करेंगे? वो डॉक्टर जो पीसीबी का डॉक्टर है उसे कसूरवार कहेंगे या उसको खिलाने वाले बिल्कुल कोई खलाई मखलूक थी? ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, हम कैसे सेट करेंगे इसे? ख़ास तौर पे क्योंकि वहाँ से एक्चुअल डॉक्टर अगर रिपोर्ट बनाता भी है तो पीसीबी के जो ऊपर के सपोर्टर हैं, कोचेज़ हैं, जो रिलेशन डेवलप है, उनका प्रेशर आके वो भी उसे चेंज करके और डिसीजन दे जाते हैं। तो वहाँ एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो डिसीजन मेकिंग हो कि इसका प्रेशर जो है ना यहाँ जो ख़ास तौर पे अंडर 16, 19 में ना करें या फेयर एंड फाइन। फिर आगे क्रिकेटर जाता है तो उसमें एज आप तो अब 40 साल, 42 साल, 45 साल का क्रिकेटर भी आप ढूंढ रहे हैं कि उसे खिला रहे हैं। जैसे नौमान वगैरह 38 साल, कोई कह रहा है 40 साल का क्रिकेटर है, वो पाकिस्तान से खेल रहा है। तो आप तो इस एज का भी ले रहे हैं, तो यहाँ से जब अंडर 13 और अंडर 16 को आप फेयर कर दें ताकि वहाँ से टैलेंट आए और वो ऊपर आपको प्रोलॉन्ग परफॉर्मेंस दे, कंटिन्यू
10 से 15 साल आपके साथ अटैच रहना चाहिए। अच्छा गौर साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि अंडर 19 के हवाले से चल रही है। अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो इवेंट है रुजन का कराई गया अंडर 19, उसमें जोन 7 ने कामयाबी हासिल की और पहली दफ़ा तारीख़ रकम की के तमाम ही मैचेस उन्होंने जीते। क्या कहेंगे जोन 7 के हवाले से, क्योंकि हमेशा हमने देखा कि जोन 7 नीचे की तरफ रहती थी पॉइंट्स टेबल पर। इस दफ़ा वो ऐसा रिकॉर्ड उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड पर लगा दिया कि हमेशा याद रखा जाएगा। और उसके साथ साथ आप क्रेडिट दें यकीनन उस टीम के कोच उवैस रहमानी को जिन्होंने एक टीम अच्छी बनाई, सेलेक्टर्स को दें जिन्होंने टीम एक अच्छी बनाई, लड़ाया कोच ने, मेहनत की। क्या कहेंगे उवैस रहमानी और उनकी टीम और फिर जोन 7 की जो प्रेसिडेंट है मज़हर अवान साहब, जो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे इसमें, कैसा देखा आपने जोन 7 को? अभी मैंने ख़ास तौर पे मज़हर रहमान साहब के साथ मैंने यहाँ आपके साथ प्रोग्राम किया। वो एक पॉजिटिव इंसान है और काम करते हैं जोन 7 के लिए। अभी भी इलेक्ट होके वो आए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा जोन 7 के लिए वो इन्वॉल्व नज़र आते हैं। मैं काफ़ी ग्राउंड पे उन्हें देखा है कि वो मौजूद रहते हैं। तो ये जो अंडर 19 अभी पूरा टूर्नामेंट जोनल चल रहा था, उसमें जोन 7 की कंटिन्यू परफॉर्मेंस मेरे पास आ भी रही थी लोगों के ज़रिए डिफरेंट के भाई कौन सा जोन जा रहा है, और कंटिन्यू उन्होंने मैचेस दिखे। उसमें ख़ासतौर मज़हर अमान और उनके अवैस जो कोच हैं अवैस रहमानी, वो बिल्कुल इन्वॉल्व थे उसके साथ और टीम के साथ, और टाइम टू टाइम गाइड कर रहे थे। बहुत अच्छे बच्चे वहाँ से परफॉर्म करके आ रहे हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो जेन्युइन एंड फेयर क्रिकेटर उन्होंने डाले जो परफॉर्म कर रहे हैं जोन से रजिस्टर थे। अच्छा गौर साहब, जो लड़के परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम रोल नज़र आना चाहिए क्योंकि इन्हें पिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। इन प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर मदू करें, वहाँ पर इनको ट्रेनिंग दे, जो इनमें खामियां हैं उन्हें दूर करें। समझे यही एक टैलेंट को निखारने का मौका होगा। देखिए, मैं तो एक ख़ास तौर पे मेरा हर जगह यही रहा कि जितने भी अब कराची के अगर 7 जोन हैं या पूरे सिंध में जितने भी टीमें इसमें खेल रही हैं, तो उसमें जो परफॉर्म करता है, तो कराची एक बिगेस्ट सिटी जिसमें 3 करोड़ आबादी है, उसमें हर जोन की टीम खेल रही है। उससे परफॉर्मेंस करके कराची से एक पूरी टीम को लिया जाए और पूरी सिलेक्शन करके जो जो बच्चों ने परफॉर्म किया है इसके अंदर उन्हें लिया जाए। और इसी तरह फिर लाहौर है, मुल्तान है, उनके जो वहाँ एरिया से परफॉर्म किया है उनके दरमियान परफॉर्म उन्हें कैंप में लाएं। वो जितने भी बच्चे आपके बनते मेन सिटी के, बलूचिस्तान से लें, KPK से लें, इस्लामाबाद से लें, लाहौर से लें, मुल्तान से लें, उन्हें लेके तमाम जो परफॉर्म किए हुए उसमें लिमिटेशन ना करें कि आपने सिर्फ 40 बच्चों को अनाउंस कर दिया। वहाँ के परफॉर्म किए हुए वो आपके पास 150 बच्चा हो, 200 बच्चा हो, उन्हें कैंप में लाएं। डिफरेंट कोचेज़ उन्हें ट्रेनिंग करें, बॉलिंग वाले, स्पिनर स्पिनिंग के लिए, बैटिंग, उससे आप टैलेंट को परफॉर्म करके आप ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल, टैलेंट को परफॉर्म करके ऊपर लेके जाएंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौर रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।